क्योंकि प्रीलिम्स की हवाएं फिर से चलने लगी है तो मुझे भी फिर से वापस आना पड़ा। इन दिस वीडियो आई विल बी हेल्पिंग यू आउट हाउ टू मैनेज सीसैट, क्योंकि सीसैट एक ऐसा नासूर बन गया है जिसने बहुत लोगों की नींदें उड़ा रखी हैं। इसके दर्द को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। तो सीधा इसको हैंडल करने की बातें करते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक लास्ट ईयर आई शेयर्ड यू द हैंड पिकिंग स्ट्रेटेजी, अगेन आई विल बी टेलिंग यू सीसैट को पढ़ना नहीं है, ठीक है, सीसैट को मैनेज करना है, ठीक है। पढ़ाई नहीं करनी सीसैट की मैनेजमेंट करनी है। और मैनेजमेंट कैसे होती है? अपने दुश्मन के वीकेस्ट पॉइंट पे हथौड़ा मार के। तुम ये देखो सीसैट में सबसे इजी क्वेश्चंस कौन से आ रहे हैं, कौन से क्वेश्चन तुम हैंड पिक कर सकते हो, कौन सा जो फल है तुम्हारे पेड़ पे सबसे नीचे लगा हुआ है, जिसमें तुम्हें मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें 66-67 नंबर लाने हैं, 66 नंबर लाने हैं टू बी प्रिसाइज। तो वो तो इजी क्वेश्चंस अगर तुम आइडेंटिफाई कर लो, 27 क्वेश्चन आइडेंटिफाई करने हैं तुमको, आराम से हो जाएगा। बस इसमें चैलेंज क्या आता है कि हम मुश्किल क्वेश्चंस पे फंस जाते हैं। हमें पहचान नहीं आता कौन सा क्वेश्चन इजी है, कौन सा मुश्किल है। कुछ क्वेश्चंस दिखने में इजी होते हैं, लेकिन अगर हम उसके अंदर एंट्री ले लें तो वो हमारा इतना टाइम खा जाते हैं, और बाद में टाइम तो खाते ही हैं और वो बाद में सॉल्व भी नहीं होते, और कई बार तो इतना दुख दे देते हैं कि नेगेटिव मार्किंग भी करवा देते हैं हमारी। तो इसके अंदर एक ही चीज है कि यू शुड बी स्मार्ट इनफ टू आइडेंटिफाई व्हाट आर द इजी क्वेश्चंस, यू शुड बी स्मार्ट इनफ टू हैंड पिक द इजी क्वेश्चंस। So fundamental objective of this video will be to transform your journey from fear to clear, है ना। भूल जाओ फियर को, अब बातें होंगी क्लियर करने की, ठीक है। it will be a disclaimer that I'll share my strategy, but the strategy which works for most of the people. If you have your own strategy, you can go with that. So पहले ये देखते हैं कि तीन तरह के स्टूडेंट्स होते हैं सीसेट के अंदर। पहली कैटेगरी के होते हैं जो कंफर्टेबल है 100 प्लस, हमारे जैसे लोग, ठीक है, इन्हें हमें फर्क नहीं पड़ता पेपर कैसा आ रहा है, हमारे फिर भी 100 प्लस आएंगे। तो इसमें भी कैटेगरी होती है कि कुछ मैथ्स वाले होते हैं जो बिल्कुल ईगोइस्ट होते हैं, कि वो सिर्फ मैथ्स के ही क्वेश्चन करेंगे। मेरे कॉलेज के स्टूडेंट्स भी, दोस्त भी ऐसे रहे हैं कि वो सीसेट के इंग्लिश के 27 क्वेश्चन को हाथ ही नहीं लगाएंगे, वो सारे क्वेश्चन ही मैथ और रीजनिंग के करेंगे, ठीक है। ईगोइस्ट है, वो पूरे ईगोइस्ट है। ऐसे ईगोइस्ट लोगों की भी एकदम धूल चाटते हैं लोग। 2023 में मेरा एक दोस्त है जो बिल्कुल बॉर्डर पे फेल हुआ था इसी चक्कर में, ठीक है। तो ऐसी बेवकूफ़ी भी नहीं करनी है, ऐसे पागल भी नहीं बनना है, ठीक है, सनकी नहीं बनना है। फिर उसके बाद है कुछ लोग हैं कि भाई जो इंग्लिश को लेके फियरफुल है लेकिन फिर भी थोड़ा-थोड़ा अटेम्प्ट करते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल ही आइडियल लोग होते हैं, भगवान बुद्ध जैसे, ठीक है, तो वो मिडल पाथ को फॉलो करते हैं। वो मोल्डेबल हैं, उनको जहाँ मौका दिखेगा वो वहाँ ढल जाएँगे। तो ऐसे लोग जो मोल्डेबल हैं, बैलेंस करते हैं इंग्लिश मैथ्स दोनों को और 100 प्लस आते हैं, तो उनकी बात नहीं चल रही इस वीडियो में। वो तो हर बार निकाल लेते हैं, वो इस बार भी निकाल लेंगे। हम बात करेंगे सेकंड और थर्ड कैटेगरी स्टूडेंट्स की। सेकंड कैटेगरी स्टूडेंट्स क्या है? जो एस्पायरिंग स्टूडेंट्स हैं। भाई भगवान की दुआ रही तो निकल गया, नहीं तो अटके हैं। हर रोज आंसर की चेक कर रहे हैं, हर रोज पैसेज के आंसर चेक कर रहे हैं, किस पैसेज नहीं है निकाल दिया, उस पैसेज नहीं है निकाल दिया, ठीक है। तो ये बॉर्डर वाले स्टूडेंट्स है, 70 से 80 मार्क्स लटकाए घूमते हैं। एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हुए, भगवान ने थोड़ा सा शक्ति दिखाई और ये बाहर। फिर उसके बाद तीसरे कैटेगरी के होते हैं फाइटर्स। ये इनकी दुख दर्द कहानी इनकी सच में है कि भाई ये नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के लोग हैं, इंग्लिश पे डिपेंडेंट रहते हैं। इंग्लिश वाले क्वेश्चन 27 क्वेश्चन जो आते हैं, अगर इसमें सही हो गए, एजम्पशन वाले क्वेश्चन ज्यादा नहीं आए तो निकल जाता है, नहीं तो इनका रह जाता है। फिर उसके बाद एक होता है फियर बबल। इसमें भी सेकंड कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं जिनको डर है बस। भाई नॉन मैथ्स के बैकग्राउंड के तो हैं, लेकिन मैथ्स का इतना डर बैठा हुआ है कि कभी मैथ्स का एक आधा क्वेश्चन कभी पास्ट लाइफ में या फिर इसी लाइफ में पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि उनको मैथ से बस एक डर बैठ गया है। जैसे मेरा एक आइडेंटिटी इक्विलिब्रियम का स्टोरी था कि मेरे को एक बस ये पर्टिकुलर चैप्टर में एक परेशानी आ रही थी। इस चैप्टर को मैंने एक्सपैंड करते-करते मैंने पूरे ऐसे एक्सपैंड कर दिया कि पूरा फिजिकल केमिस्ट्री नहीं आता मुझे। तो लोग क्या करते हैं कि पर्टिकुलर कोई एक लेट्स से उन्हें पीएनसी में प्रॉब्लम है, पीएनसी के क्वेश्चन उनसे नहीं हो रहे। तो वो पीएनसी को एक्सपैंड करते-करते बोलेंगे हमें पूरा मैथ्स ही नहीं आ रहा। फिर मैथ्स को एक्सपैंड करते-करते बोलेंगे हमें लॉजिकल रीजनिंग भी नहीं करनी आ रही, तो हम तो खाली इंग्लिश के क्वेश्चन ही करेंगे। तो ये फियर बबल होता है। इस फियर बबल को ही बर्स्ट करने के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। फिर तीसरे कैटेगरी के होते हैं ईगोइस्ट, जो मैंने आपको बताया। मेरा एक सीनियर था, ठीक है, तो उसने वो खाली मैथ्स अटेम्प्ट करता था, हर बार 100 प्लस लाता था। 2023 में उसने ये काम किया एंड इट टर्न्ड आउट टू बी अ ब्रिटल केस। उसका मतलब 65 64 नंबर आया और वो फेल हो गया। तो ऐसी बेवकूफी नहीं करनी है, ठीक है। तुम आईटी के हो डजंट मैटर, डीयू के हो डजंट मैटर, तुम्हें यू हैव टू अप्रोच अ बैलेंस स्ट्रेटेजी। यही एक भगवान बुद्ध बनना है, भगवान बुद्ध जैसे हरकतें करनी है, मिडिल पाथ लेना पड़ेगा। These are some of the issues that CSET students fail with CSET, है ना। द कि नॉन बैकग्राउंड मैथ्स बैकग्राउंड के हैं तो उन्हें प्रॉब्लम आ रहा है, सही क्वेश्चन नहीं पहचान पाते, ठीक है। भाई वो उनको क्या नाम है वहां पे
क्वेश्चंस वो सोचते हैं ये तो यूनिट डिजिट का है, एंट्री कर लेते हैं और बाद में होता नहीं। ये तो रिमाइंडर थ्योरम का एंट्री कर लेते हैं, होता नहीं। ये तो बेसिक काउंटिंग का क्वेश्चन है तो हो जाएगा, होता नहीं। उसी तरह टाइम एलोकेशन है, किस क्वेश्चन पे 5 मिनट लगा दिए, किसी पे 10 मिनट लगा दिए और किसी पे 10 सेकंड भी नहीं लगाए। जो क्वेश्चन फ्री के नंबर दे सकता था 10 सेकंड के अंदर, उस पे हाथ भी नहीं लगाया। और कुछ क्वेश्चन जो बिल्कुल थे ही बॉम्ब, ठीक है, उन पे 10-10 मिनट लगा के बैठे हैं, तो वो बेवकूफों वाला काम है। फिर ईगोइस्ट एटीट्यूड, मैथ्स इंग्लिश करेंगे, खाली मैथ्स नहीं करें, इंग्लिश एलआर करेंगे, मैथ्स नहीं करेंगे, अपने स्ट्रेंथ के ऊपर नहीं खेलते। भाई जैसे मेरा पर्टिकुलर स्ट्रेंथ था पीएनसी के क्वेश्चन आई वाज एबल टू डू, भाई मेरा पर्सनल स्ट्रेंथ है, वो जरूरी नहीं है कि आपका होगा। मेरा पर्सनल स्ट्रेंथ है, मैं रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन कर देता हूँ, एक बार मैंने उसकी टेक्निक सीख ली, अब मेरे से कोई भी क्वेश्चन दो मैं कर दूंगा, मेरा स्ट्रेंथ है वो। ठीक है, जरूरी थोड़ी है वो आपका स्ट्रेंथ है। भाई आप मेरा मान लो, मेरा स्ट्रेंथ है कि मैं इंग्लिश के बिना पैसेज रीड करे क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ जिसमें कंक्लूजन निकालना होता है, लेकिन एजम्पशन के क्वेश्चन मेरे से नहीं होता, वो मेरी वीकनेस है। बिना पैसेज पढ़े मैं एजम्पशन वाले क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकता, तो मैंने आइडेंटिफाई कर रखा है मेरी वीकनेस, में उसको हाथ ही नहीं लगाऊंगा। तो स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से काम नहीं करना। फिर नंबर ऑफ अटेम्प्ट है, भाई यही नहीं पता उनको कितने अटेम्प्ट करने हैं, कभी 30 अटेम्प्ट कर देंगे, कभी 40 अटेम्प्ट कर देंगे, कभी 50, कभी 70, कुछ भी अटेम्प्ट कर देंगे। अपना एरिया ही नहीं पता, अपना जोन, कंफर्टेबल जोन ही नहीं पता। हर किसी का एक कंफर्टेबल जोन होता है। फिर टेम्परामेंट, भाई अब जीएस का पेपर खराब हो गया, जीएस का पेपर वैसे उल्टा सीधा आ रहा है, ठीक है, मजे लेता ही है यूपीएससी आजकल बच्चों के। तो अब मजे ले लिए उसने, तो फिर अब उसके बाद सीसेट का प्लान था नहीं आपके मजे लेने का, लेकिन जीएस आपके मजे ले चुका था, तो आपने सीसेट को खुद जाके अपने मजे दे दिए, ले भाई मेरे मजे ले ले। ठीक है, फिर उसके बाद जीएस वर्सेस सीटेट, भाई जीएस को ज्यादा तैयारी करनी है, सीसेट को ज्यादा तैयारी करनी है। अब सीसेट एक महीना पढ़ रहे हैं बैठ के, एक महीने की जरूरत है सीसेट पढ़ने की, नहीं है। ठीक है भाई, एप्टीट्यूड का पेपर है ये, मैथ्स का पेपर नहीं है, एप्टीट्यूड का पेपर है। तो आपको, अगर आप केयरफुली जो हैंड पिकिंग स्ट्रेटेजी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, अगर आप ये केयरफुली देख लोगे, पहचान लोगे, रिविजिट द सीन, मतलब जो पास्ट आपने किया है अपने क्राइम सीन को रिविजिट करोगे, तो आपको पता चल जाएगा भाई सीसेट 10-15 दिन का काम नहीं है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस तो 10 सेकंड में हो जाते हैं। मैंने लास्ट ईयर भी वीडियोस निकाली थी, मैं इस साल भी निकालूंगा। ठीक है, फिर मॉक्स का स्कोर देखते हैं भाई, कुछ कोचिंग होती है जिसमें 100 प्लस मॉक्स का स्कोर आ रहा है, 110 आ रहा है, उसको देख के अपना जबरदस्ती का कॉन्फिडेंस लेके घूम रहे हैं, एक्चुअल में 60 भी नहीं आ रहा आपका स्कोर। ठीक है, तो मॉक्स वगैरह का देखना ही नहीं होता स्कोर, मैं जीएस में भी बोलता हूँ आपको बात ये। अब बात रही सी सेट को टफ बनाता है, देखो सी सेट को इंग्लिश वाले जो क्वेश्चन पैसेज के क्वेश्चन होते हैं उसमें एजम्पशन के क्वेश्चन ही टफ बनाते हैं। जो कंक्लूजन वाले क्वेश्चन होते हैं, दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक कंक्लूजन वाले, एक एजम्पशन वाले। इंग्लिश पैसेज के ऊपर जो कंक्लूजन वाले क्वेश्चन है, बिना पैसेज को रीड करे स्केलेटन की मदद से कैसे सॉल्व किया जा सकता है, उसकी मैं वीडियो निकालूंगा। मैंने लास्ट ईयर भी निकाली थी, मैं इस बार भी निकालूंगा। एजम्पशन वाले क्वेश्चन थोड़े परेशान करते हैं क्योंकि इसमें पैसेज रीड करना पड़ता है। उसके बाद मैथ्स के अंदर पर्टिकुलरली रिजल्ट्स वाले क्वेश्चन, जैसे 2023 में रिजल्ट्स वाले क्वेश्चन बहुत आ गए थे, कि जैसे इस बार भी आया था एक क्वेश्चन, एन स्क्वायर, अगर एन स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है 129,921 ऐसे कुछ करके, ठीक है, तो उसके अंदर जैसे 11 का स्क्वायर करोगे तो 121 आता है, 111 का स्क्वायर करोगे तो 123,2 आता है, तो वो एक मिरर इमेज बनती है सेंटर के अबाउट। तो वो रिजल्ट्स बेस्ड क्वेश्चन है। इसी तरह जैसे ये वाला एक नंबर है XYZ, अगर इसको 101 से डिवाइड करोगे हमेशा डिवाइड होगा ये 1001 जो है, ये 7 इंटू 11 इंटू 13 है। अब ये चीजें रिजल्ट बेस्ड है, अगर आपको पहले से पता है तो आप जल्दी कर लोगे, नहीं तो बहुत हाई चांस है एग्जाम में ये चीजें दिमाग में नहीं आती। फिर उसके बाद कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन हो जाते हैं, कैलकुलेशन में एंट्री ले ली, ठीक है, फिर काउंटिंग में एंट्री ले ली। काउंट इस बार भी आए थे काउंटिंग वाले क्वेश्चन, जैसे एक क्वेश्चन था कि n इज इक्वल टू p प्लस q प्लस r। अब वो इक्वेशन फाइनलाइज बनती है कि p इंटू q इंटू r इज इक्वल टू p प्लस q प्लस r। अब ऐसे क्वेश्चन में काउंटिंग करनी है आपको, लेस देन 50 नंबर्स में करके बहुत 20-25 काउंटिंग करनी पड़ती है, तो टाइम लगता है। ऐसे क्वेश्चन में परेशान करते हैं, ठीक है, फालतू में एक आधा काउंटिंग भी आपकी रहेगी तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, नेगेटिव देके चले जाएगा। पीएनसी में क्वेश्चन लोगों को परेशान करते हैं पीएनसी के क्वेश्चन, ठीक है। फिर एलआर लॉजिकल रीजनिंग में क्वेश्चंस क्या है, जैसे पैटर्न, नो हाउ ऑफ पैटर्न पता लगाना है। भाई ऐसा कोई पैटर्न दे देंगे, बोलेंगे ये वाला, इस वाले स्पेस पे कौन सा अल्फाबेट आना चाहिए, इस वाले स्पेस पे कौन सा अल्फाबेट आना चाहिए। तो ये पर्टिकुलर कुछ पेन एरियाज हैं सीसेट के विद रिस्पेक्ट टू सब्जेक्ट्स, ठीक है। बाकी कुछ एरियाज बहुत इजी भी हैं, ठीक है, जैसे आप देखोगे, मैं अभी बताता हूं आपको। तो हमें क्या करना है फाइनली, ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव डिफाइन कर लेते हैं। जब तक हमें आ रहा ऑब्जेक्टिव डिफाइन नहीं होगा, हम कभी भी कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। हमें एंड गोल हमेशा, ऑब्जेक्टिव हमें पता होना चाहिए कहां जाना है। हमारा एंड गोल ये नहीं है कि हम आईआईटीएन है तो हम अपना ईगो मसाज करेंगे कि भैया मैं तो मैथ्स के क्वेश्चन आती, मैं तो इंग्लिश के क्वेश्चन आती नहीं लगाऊंगा, मैथ्स ही करूंगा। मैं डीयू का बंदा हूं, मैं तो इंग्लिश के ही करूंगा, मैथ्स के मैं क्यों करूंगा, मैं तो स्टड आदमी हूं। और तुम्हारा स्टडापा सारा निकल जाता है, 2023 में स्टडापा निकाल के दिखा दिया यूपीएससी ने, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा ईगो मसाज हमको नहीं करनी है, हमको करना है जितने भी पके हुए फूल है, जितने भी पके हुए फ्रूट है पेड़ के ऊपर, जो पक चुके हैं और जो नीचे लटक रहे हैं, ठीक है, एक जरा सा आपने हाथ मारा और हाथ में आपके फूल आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस को हमको पकड़ना है, ठीक है। अब आप देखो इंग्लिश के 27 आते हैं, 27 में से 15-17 क्वेश्चन इजी होते हैं, मतलब ऐसे पके हुए फ्रूट होते हैं, मतलब हर क्वेश्चन को मुश्किल से 10-10 20-20 सेकंड में सोल्व हो जाते हैं वाले। तो इफेक्टिवली इसको करने में आपका 10 मिनट से ऊपर नहीं लगते 17 क्वेश्चन करने में। उसी तरह लॉजिकल रीजनिंग के 25 के करीब आते हैं, 25 में से 10-12 क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं,
बस आपको पहचानना आना चाहिए कि कौन सा पका हुआ, कौन सा कच्चा है, ठीक है? तो उसके बाद मैथ्स में है, 28 क्वेश्चन लगभग आते हैं, उसमें से 15-17 चलो 20 नहीं, चलो आपके हिसाब से मैं मान लो 15 क्वेश्चन भी, 15 क्वेश्चन ईज़ी आते हैं जो आप ईज़िली निकाल सकते हो। तो ये सारे क्वेश्चन बनाने वाले हैं और हमको सारे क्वेश्चन बनाने ही नहीं। कोई बेवकूफ आदमी बोलेगा कि 27 के 27 इंग्लिश के सही कर लो आप मेरे से। अरे भैया क्यों करने हैं आपको 27? पागल आदमी हो। आपको ऐसे ऐसे काम करोगे तो फिर बाद में अटेम्प्ट ही वेस्ट करोगे। वो तो रिजर्व कैटेगरी का है, आप तो जनरल कैटेगरी के हो ना, आपके आपके अटेम्प्ट बहुत फ्रूटफुल है आपके लिए। एक-एक अटेम्प्ट का आपके लिए मायने रखता है। 27 के 27 इंग्लिश में कभी भी टारगेट नहीं करने हैं आपको। आपको टारगेट करना है कि भई हाँ, चलो 20, 22, 23 तक सही कर दूँ मैं। ठीक है? उसके बाद आपको मैथ्स और इसमें आपको बैलेंसिंग स्ट्रेटजी लगानी है। ठीक है? बुद्धा भी बोल गए मिडल पाथ करना है, एरिस्टोटल भी बोल गया मिडल पाथ करना है, सारे के सारे बोल गए हैं। एक गवर्नमेंट भी मिडल पाथ ही फॉलो करती है जनरली। ठीक है? तो ज़्यादा स्टड बनने की कोशिश नहीं है। तो हमारा फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव मैंने आपको क्लियर कर दिया। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि सारे पके हुए फूल, पके हुए फ्रूट हमको तोड़ने हैं। हमको ये पहचान अब खेल इसमें एक ही रह जाएगा कि हम ये पहचान ले कि कौन से पक गए हैं, कौन से कच्चे हैं। इसको पहचानने में टाइम लगेगा। ये हम कैसे पहचानेंगे मैं बताता हूँ। कि पहली बात तो हम हमें हम्बल होना है। हमें सारे सारे सब्जेक्ट्स कवर करके जाने हैं, इंग्लिश भी, मैथ्स भी, एलआर भी। हमें कोई भी छोड़ना नहीं। दूसरी बात, अब कि कौन सा फ्रूट पक गया है, कौन सा फ्रूट कच्चा है। ये हमें अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस को आइडेंटिफाई करके ही पता चलेगा। भाई मेरे लिए लेट्स से पीएनसी के क्वेश्चन इजी है, मेरे लिए लेट्स से रिमाइंडर थ्योरम के इजी है, जरूरी नहीं आपके लिए भी इजी होंगे वो। ठीक है? तो मैंने क्या है, मैं बार जैसे मैं कहीं पे भी अगर कोई क्राइम कर देता हूँ, क्राइम का तुम लिटरल सेंस में मतलब, क्राइम का मतलब है कि तुम पिछले साल प्रीलिम्स फेल हुए थे, तो दोबारा उस सीन पे उस सीन को रिविजिट करो जहां पे आपने क्राइम किया है, जहां पे आप प्रीलिम्स फेल हुए हो। प्रीलिम्स फेल होना इज इक्विवेलेंट टू दिस। तो आप रिविजिट द सीन ऑफ क्राइम, जाके देखो भाई मेरी गलती कहां हुई, क्यों हुई, कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, उस टाइम पे मेरा टेम्परामेंट क्या था, मैं क्या सोच रहा था, कितने क्वेश्चंस, कौन से क्वेश्चन को मैं देख के घबरा गया, किसने मुझे आउट ऑफ द ट्रैक कर दिया, किस क्वेश्चन पे मैंने ज्यादा टाइम लगा दिया, कौन सा क्वेश्चन करने वाला था, कौन सा क्वेश्चन करने वाला नहीं था, किस क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन 10 सेकंड में हो सकता था लेकिन मैंने 5 मिनट लगा दिए, किस क्वेश्चन में मैंने कैलकुलेशन एरर कर दी, किस क्वेश्चन में मैं काउंटिंग वाले क्वेश्चन में एंट्री ले ली मैंने। मतलब अपने हिसाब से आपको पहचानना पड़ेगा कि भाई आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी स्ट्रेंथ किस एरिया, कौन से टॉपिक्स के अंदर आपकी स्ट्रेंथ है, इंग्लिश के कौन से टॉपिक में स्ट्रेंथ है, मैथ्स के कौन से टॉपिक में स्ट्रेंथ है, एलआर के कौन से टॉपिक में स्ट्रेंथ है। वो पता लगाने के बाद फिर आप ये पता लगाओ कि उनमें से भी भाई स्ट्रेंथ तो आपकी है, लेकिन जैसे पीएनसी मेरी स्ट्रेंथ है, लेकिन पीएनसी के सारे क्वेश्चन करने लायक नहीं होते हैं एग्जाम के अंदर। कुछ क्वेश्चन छोड़ने भी पड़ते हैं क्योंकि हर क्वेश्चन इक्वल नंबर का है। अगर मैं एक क्वेश्चन को 10 मिनट लगा के सोल्व कर रहा हूँ, दूसरे क्वेश्चन को मैं 1 मिनट लगा के सोल्व कर रहा हूँ, तो मैं 1 मिनट वाले को प्रेफर करूंगा क्योंकि मेरा टाइम बच रहा है उसके अंदर। ठीक है? मैं 10 मिनट वाले को क्यों अटेम्प्ट करूं? मैं 10 मिनट कहीं और लगा के मैं 4 क्वेश्चन और बना लूंगा। आप मेरी बात समझ रहे हो? तो मेरे को रिविजिट द सीन करके मेरे को ये पता लगाना है। तो पीवाईक्यू में रिविजिट करूंगा, आइडेंटिफाई वेयर एक्चुअली बॉम्ब्स वर प्लांटेड। कहां पे वो ऐसे बॉम्ब, ऐसे कहां पे माइंस प्लांटेड थे जहां पे आप फुट गए वहां पे जाके। ठीक है? फिर उसके बाद पहला काम है कि आइडेंटिफाइंग द एरियाज एज पर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। दूसरा काम है कि दूसरे पेपर्स को की भी मदद लो। सीडीएस वगैरह के अंदर ठीक ठाक क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल मैथ्स के, ठीक है, या फिर सीएपीएफ में भी कुछ कुछ आ जाते हैं, तो उन पेपर्स को भी प्रैक्टिस करो क्योंकि वो सिविल सर्विस यूपीएससी नहीं बनाए हैं क्वेश्चन। ठीक है? जैसे आप सीडीएस में देखोगे रिमाइंडर थ्योरम प्रैक्टिस करना, सीडीएस में आते रहते हैं रिमाइंडर थ्योरम के, वहां से प्रैक्टिस कर लो जाके। और रिमाइंडर थ्योरम स्टेट स्टेट मैंने पिछले साल भी बोली थी, ये बात इस साल में फिर से बोल रहा हूँ, हर साल एक क्वेश्चन पक्का आता है। इस बार भी आया था, इजी क्वेश्चन था। अगर आपने पीवाईक्यू प्रैक्टिस की होता है आपका बन जाता है वो सवाल, लेकिन नहीं, आपको अपना स्टड बनना है, ईगोइस्ट बनना है, मैं तो खाली इंग्लिश क्या करूंगा, मैं तो खाली मैथ्स क्या करूंगा, तो फिर करते रहो अटेम्प्ट वेस्ट। ठीक है? दूसरी बात है कि तीसरा काम क्या करना है, कि यू हैव टू प्रिपेयर अ टीम ऑफ बॉम्ब स्क्वाड। भाई आपको जब पता है माइंस प्लांट कर रहा है यूपीएससी, जब माइंस प्लांट कर रहा है तो आपको बॉम्ब स्क्वाड तैयार करना पड़ेगा ना अपना, ताकि आप फट ना जाओ वहां पे जाके। समझ रहे हो? आपको अपनी एक टीम बनानी पड़ेगी। टीम टीम इन द फॉर्म ऑफ कैसे, कि भैया ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, मैं रिमाइंडर थ्योरम में क्वेश्चन आते हैं, इस रिमाइंडर थ्योरम में इतनी लेवल डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन आते हैं, कुछ इजी होते हैं, कुछ मीडियम होते हैं, कुछ टफ होते हैं। टफ वाले रिमाइंडर थ्योरम मैं छोड़ दूंगा, इजी और मीडियम वाले मैं कर लूंगा। ठीक है? उसी तरह काउंटिंग के क्वेश्चन आते हैं, काउंटिंग वाला इजी क्वेश्चन भी होगा, बहुत इजी होगा तो मैं कर लूंगा, लेकिन काउंटिंग वाला मेरे को मैं कंफर्टेबल नहीं रहता तो मैं छोड़ूंगा उसको। तो मैंने पता लगा लिया कि भैया मेरे पास कुछ स्ट्रेंथ की टीम है, कुछ वीकनेस की टीम है, तो वीकनेस वाली टीम पे मैं हाथ ही नहीं लगाऊंगा। ठीक है? तो उसके बाद बचा यूज योर स्पेशल मूव। भाई मैंने आपको बता ही दिया स्ट्रेंथ वर्सेस अपनी। भाई मेरी स्ट्रेंथ है, मैं लॉजिक वाले क्वेश्चन जल्दी सही करता हूँ। ठीक है? मैं कैलकुलेशन मैंने मतलब हमेशा मैं कुछ ना कुछ गलती करता ही करता हूँ। मेरा मैथ्स ऑप्शन में भी करता था, मैं इसमें भी करता हूँ। तो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन को मैं हाथ नहीं लगाता जनरली। मतलब अगर बिल्कुल ही विपत्ति आ गई, विपत्ति में तो हाथ लगाना पड़ता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ लॉजिक वाले क्वेश्चन हाथ लगाऊं, क्योंकि लॉजिक वाले में बहुत रेयर होता है कि मेरा गलत होगा। ठीक है? अब एजम्पशन वाले को मैं हाथ नहीं लगाता, मैंने आपको बताया।
मैं नॉर्मल वाले दूसरे वाले कर लेता हूँ स्केलेटन की मदद से कि कैसे आइडेंटिफाई कर लेता हूँ एग्जामिनर का माइंडसेट कि उसने क्या क्वेश्चन सोच के बनाया है, वो मैं आप डालूंगा, उसकी वीडियो भी डालूंगा, चिंता मत करो, ठीक है। फिर एक्यूरेसी है भाई, मेरी एक्यूरेसी मैथ्स में ज्यादा अच्छी रहती है, ठीक है, मेरी एलआर में अच्छी रहती है, तो मैं एक्यूरेसी के हिसाब से हाथ मारूंगा, एक्यूरेसी मेंटेन करूंगा, आइडेंटिफाई करो कौन से सब्जेक्ट में आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, ठीक है। फिर उसके बाद एक और चीज है भाई, स्ट्रेंथ एरिया, भाई जैसे मैंने बताया टू मच टाइम और इगोइज्म, भाई जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, रोटेशन मेरा जेई के प्रिपरेशन में बहुत अच्छा हुआ करता था, लेकिन एक क्वेश्चन रोटेशन का ऐसा आ गया था मेरे साल वाले जेई में, मेरे को उसको छोड़ना पड़ा। ऑल दो मैं एरोड ऑफ सब कुछ बना लेता हूँ, डजंट मैटर एट ऑल भाई, मेरा स्ट्रेंथ एरिया है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसके ऊपर 15 मिनट लगा दूंगा क्वेश्चन को करने में, मैं अपनी ईगो भी ले लूंगा, छोड़ना है भाई उस क्वेश्चन को वहां पे, ठीक है। स्ट्रेंथ एरिया का मतलब कि ये नहीं बहुत सारा टाइम लगा दिया, टाइम आपको गिना चुना ही लगाना है, टाइम मैं बाद में बताऊंगा कैसे निकल कितना लगाना है। मोल्डेबल एटीट्यूड, भाई वहां पे आपको लेट से आपने प्लान किया कि मैं मैथ्स के ज्यादा अटेम्प्ट करूंगा, इंग्लिश के कम करूंगा, लेकिन वहां पे आपने पेपर देखा कि इंग्लिश के इजी आए हैं, मैथ्स के टफ आए हैं, तो आपको ऑन द स्पॉट ही मोल्ड होना पड़ेगा, आपको हैंड पिकिंग एकदम ड्रॉपिंग वाली स्टडी एकदम चेंज, कौन सा क्वेश्चन को ड्रॉप करना है, कौन से को हैंड पिक करना है, वहां पे एकदम स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ सकती है कि इंग्लिश के ज्यादा अटेम्प्ट करने हैं, मैथ्स के कम करने हैं, ठीक है, ऐसे। फिर उसके बाद क्या है कि जब आपको अपने स्ट्रेंथ, आपके टॉपिक्स पता चल गए कौन से टॉपिक्स आपको तैयार करना है, जैसे टाइम एंड वर्क है, भाई बहुत इजी क्वेश्चन है, हर साल आ रहा है, मैंने पिछले साल भी सिखाया था, इस साल आए हैं, 3-4 क्वेश्चन आए हैं, सारे सारे लाइंस हो जाते हैं आपके, अगर आपको एक वो वाला टेक्निक जो मैंने बताया था वो पता होता, तो रिमाइंडर थ्योरम पता होता, यूनिट डिजिट पता होता, ठीक है, एन इक्वेशन इज इक्वल टू एम वेरिएबल मैंने पिछले साल बनाया था, मैं इस साल भी बना दूंगा दोबारा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ऐसे करके आपको, आप टॉपिक्स आइडेंटिफाई कर लो और उसके हिसाब से यूट्यूब पे जाके अपने वीक एरियाज पे, उनको कोई कंप्लीट किसी भी कोर्स, कोचिंग का कंप्लीट कोर्स करने की जरूरत नहीं है आपको, भैया आपको ये पता लगाना है मेरा कौन सा वीक एरिया है, वीक एरिया के हिसाब से यूट्यूब पे बहुत सारे फ्री में लोग बताते हैं, ज्ञान देते हैं, उनके ज्ञान का इस्तेमाल कर लो, ठीक है। कोई पर्टिकुलर कंप्लीट कोर्स लेने की जरूरत नहीं है आपको, अपने वीक एरिया आइडेंटिफाई करो, उसके ऊपर जाके यूट्यूब पे वीडियो देख के उसको वीक एरिया के जोन से बाहर निकालो, नॉर्मल एरिया में ले आओ कि भैया ना मेरा स्ट्रेंथ है ना मेरा वीकनेस है, ऐसा कोई भी एरिया नहीं रहने जो वीक बच जाए, ठीक है। मैं जैसे लास्ट ईयर भी मैंने निकाला था, मैं इस बार दोबारा निकालूंगा, एनी क्वेश्चन इज इक्वल टू एम वेरिएबल, इस क्वेश्चन से मेरे को पर्सनली बहुत ज्यादा मैसेजेस आए थे, लोगों ने बहुत क्वेश्चन बनाए थे इससे, ठीक है। पीएनसी को लॉजिक से कैसे करते हैं विदाउट यूजिंग काउंटिंग, ठीक है, पैसेज को कैसे सॉल्व करते हैं यूजिंग द स्केलेटन की, रिमाइंडर थ्योरम, टाइम एंड वर्क, यूनिट डिजिट, ये कुछ कुछ जो मतलब इजी क्वेश्चंस होते हैं जो मेरे हिसाब से हर साल आते हैं और पीवाईक्यू के पैटर्न पे ही आते हैं, जो बहुत इजीली बनाए जा सकते हैं 5-5, 10-10 सेकंड के अंदर, इन क्वेश्चंस के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, लास्ट ईयर भी बनाई थी, मैं दोबारा बना दूंगा, ठीक है। तो दिस इज माय थिंग, अब दिस इज माय चैनल, ठीक है, यू कैन जॉइन इट नाउ, लेट्स प्रैक्टिस सम हैंड पिकिंग क्वेश्चंस फ्रॉम 2025 पेपर, ठीक है, ये आपका पेपर है, ठीक है। तो लेट्स से देखो, अब ये रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन है, ये पिछले साल मैंने रिमाइंडर थ्योरम बहुत तमीज से आधे घंटे की वीडियो डाली थी, उसको देखते आपका बन जाता, फिर उसके बाद ये वाला क्वेश्चन है, ये आपका बन जाता, ठीक है। ये बनाने वाला को मैं बताता हूँ कौन सा बनाने वाला, कौन सा बनाने वाला नहीं है, आप जाके रीड कर लेना, मैं आपको बस एविडेंस दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, ये पूरा पेज में, ये वाले पेज में इसको छोड़ के आपको ये वाला भी शायद बन जाएगा, लेकिन ये दोनों, ये क्वेश्चन दोनों बहुत ईजी है, मतलब सीधा ये p प्लस क्यू का होल स्क्वायर बन रहा है, ठीक है, p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, तो p माइनस क्यू का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। फिर ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये सारे लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, देखो स्टेट क्वेश्चन है, ये वाले अटेम्प्ट करने थे आपको, देखो यूपीएससी करता भी क्या है स्मार्टली, ये पांचों के पांचों क्वेश्चन करने वाले हैं और 10-10, 20-20 सेकंड के क्वेश्चन है, और ये पांचों क्वेश्चन उसने लास्ट में दिए हैं, क्योंकि उसे पता है बच्चा स्टार्ट से करता आएगा, वो शुरू में बहुत टाइम लगा देगा, लास्ट में उसके बाद टाइम बचेगा नहीं, होगा क्या कि ये सारे 10-10 सेकंड में होने वाले 50 सेकंड में आपके 5 क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। लेकिन उसको पता है इतना बच्चे का पेशेंस ही नहीं है, बच्चा लास्ट तक पहुंचेगा ही नहीं, जब तक वो पहुंचेगा तब तक सारा टाइम निकल चुका होगा। ये 78 वाला तो मतलब 5 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं है, आप जेन्युइनली देखो, समझ रहे हो, ये वाला क्वेश्चन है, देखो कुछ भी नहीं है इनके अंदर, ये देखो एक फर्जी तो क्वेश्चन है सारे के सारे, तो ये बनाने वाले क्वेश्चन हैं, इनको बनाना है आपको। अब देखो मैं बताता हूँ कौन से बनाने वाले नहीं है, ये भी बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। जैसे ये देखो, ये टाइम एंड वर्क वाला है, जैसे ठीक है, ये टाइम एंड वर्क वाला है, ये मैंने पिछले साल भैया बहुत तमीज से एकदम बच्चे की तरह समझाया था, बिल्कुल बच्चे की तरह, ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड पे वीडियो बना के, अगर वो वीडियो आपने देखी होती तो एकदम एकदम मक्खन की तरह निकलता आपका ये सवाल, ठीक है। उसके बाद आपका ऐसे टाइम वर्क के क्वेश्चन हो रहा है, वो भी बहुत एकदम मक्खन की तरह निकलता आपका। अब जैसे मान लो ऐसे क्वेश्चन है भाई, ऐसे क्वेश्चन को मैं तो हाथ नहीं लगाता, मेरे को पता है कि कुछ ना कुछ मैं गलती कर दूंगा, काउंटिंग करनी है, काउंटिंग में मैं गलती, अभी ये टाइम एंड वर्क है, ये बन जाएगा आपका, ठीक है। तो उसके बाद अब जैसे ये वाला है, देखो ये टाइम एंड वर्क, ये इजी है, ये बन जाएगी, देखो ये पैटर्न ऑब्जर्वेशन का है, ये एक बार मेरे ख्याल पीवाईक्यू में पैटर्न रिपीट हो चुका है कि ये वाले 9 तक वाला आंसर होगा इसका, ठीक है, उसी का मिरर इमेज बना हुआ है, देखो 9 के अबाउट मिरर इमेज बना हुआ है पूरे नंबर का, तो इसका एक पैटर्न है, पीवाईक्यू में आया हुआ है,
ठीक है, चलो आपको नहीं भी आता तो ठीक है। अब ये यूनिट डिजिट निकालना है सबका, ठीक है, सबका फैक्टर्स निकालना है, फैक्टर्स तोड़ के ऐसे बनाना है, ये इजी है, ये सब बनाना इजी है। अब ये वाले क्वेश्चन मैं जनरली नहीं कहता, क्योंकि इसमें मैं कुछ ना कुछ कैलकुलेशन करनी है, तो बनाने वाला है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन मेरे को रिलेटिवली हो सकता है मैं गलत कर दूं, या ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि इसको ठीक है, मर्जी है आपकी, बीच का क्वेश्चन बोलूंगा, ऐसा नहीं बोलूंगा छोड़ने वाला है। छोड़ने वाला बताता हूं मैं कौन सा, जैसे ये पैटर्न है, मैं इसमें ऐसे क्वेश्चन में जनरली हाथ नहीं लगाता, क्योंकि भैया मैंने कभी सीखा नहीं, मेरे को कभी आता नहीं, ठीक है, कैट के पेपर में सिखाते हैं ये, तो मैं गलती कर दूंगा, मुझे नहीं पता, ठीक है। अब ये काउंटिंग है, ऐसे क्वेश्चन, काउंटिंग वाले क्वेश्चन में तुरंत छोड़ देता हूँ, मुझे पता है कि भैया देखो इसमें ये सारे के सारे ऑप्शन बहुत क्लोज हैं, मैंने एक एक केस भी छोड़ दिया, मेरा आंसर गया। ये वाला बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो ये सीधा लिखना है आपको, दोनों को ऐड करना है, दोनों को माइनस करना है, ये काउंटिंग का क्वेश्चन है, मैं छोड़ दूंगा, ठीक है। फिर ऐसे शुरू में काउंटिंग के क्वेश्चन आए थे, ये वाले सारे बना दे, देखो यूनिट डिजिट है, ये बनाने वाला 5 से मल्टीपल है तो 5 होगा ही, ये देखो ये वाला इजी है, ठीक है। ये अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, इसमें फिक्स कर दो। अब ऐसे क्वेश्चन में आपको ये नहीं है कि नंबर मान के चल रहे हो कोई, इन्हीं ऑप्शन को उठाओ, इन ऑप्शन को उठा के फिक्स करने की कोशिश करो, कौन सा नंबर सेटिस्फाई कर रहा है सबको, जो सा सेटिस्फाई कर रहा है वो आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को बनाना ही बनाना है आपको, ठीक है। अब काउंटिंग वाला देखा तो 3 क्वेश्चन शुरू में ही काउंटिंग वाले थे, अब देखो ये इजी है, ये तीनों के तीनों इजी हैं, ये सबसे इजी है परसेंटेज वाला, एकदम 10 साइड का भी क्वेश्चन नहीं है वाला, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बनाने हैं। अब ये क्या है ना, बीच बीच में एकदम जैसे होता है ना कि सारे पके हुए फल एक जगह नहीं होंगे आपके, वो बीच बीच में उसने इम्प्लांट कर रखे होंगे, आपको ढूंढने पड़ेंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ हैंड पिकिंग, एकदम आपको ढूंढना पड़ेगा कौन सा उठाना है, कौन सा फल पक चुका है, वो ढूंढना पड़ता है। जैसे सब्जी मंडी में जाते हो, सब्जी मंडी में टमाटर वगैरह चुनते हो ना, कौन सा टमाटर मेरे को लेना है, कौन सा नहीं लेना, ऐसे बहुत बड़ा ढेर है आपके पास, उस ढेर में आपको चुनना है। अब देखो ये तीनों क्वेश्चन हैंड पिकिंग, ये काउंटिंग के थे भैया, मैं तो होने वाले होंगे, मैं मना नहीं कर रहा क्वेश्चन होने वाले नहीं है, लेकिन मैं इनमें छोड़ दूंगा, क्योंकि सब में तीनों के तीनों में काउंटिंग करनी है। चलो ये वाली काउंटिंग इजी है, 3 नंबर तक काउंट करना है मेरे को, मैं कर लूंगा, लेकिन यहाँ 7 8 तक काउंटिंग करनी है, 9 तक काउंटिंग करनी है, चांस है मैं गलत कर दूंगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि क्या करना है। बाकी मैं और वीडियोस बनाऊंगा, ये सब आई प्लान अ वीडियोस, ठीक है। तो स्टे ट्यून विद माय विद आवर चैनल, एंड गुड लक फॉर योर एग्जामिनेशन।